Alright, what's going on my loveliest and dearest people out there? Welcome to Just पढ़ ले। और आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हमारा पॉलिनोमियल्स नामक चैप्टर पूरा का पूरा A to Z कंप्लीट। और इस चैप्टर के एंड तक तुमको पूरा पॉलिनोमियल्स आ चुका होगा समझ में। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही क्यूट सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, तो हम उसको देखना। अगर तुम नए हो चैनल के ऊपर तो तुमको इस चैनल की वाइब नहीं पता है। इस चैनल के ऊपर भाई हम ना ऐसे बहुत ही ऐसे मस्ती मजाक करते हैं, वैसे बातचीत करते हैं, बातचीत में तुम्हारा चैप्टर हो जाता है, तुमको पता भी नहीं चलता है। और ये कोई ऐसा लेक्चर नहीं, मैं तुमसे बस बात कर रहा हूं, तो वैसे समझो कि तुम ऐसे आधे एक घंटे का एंटरटेनमेंट लेने आए हो और उस एंटरटेनमेंट के बदले में तुमको पूरा का पूरा चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल भाई वाली और दोस्त वाली फील तुमको यहां पर मिलेगी, और लेक्चर वाली या सर वाली वैसी फील नहीं मिलेगी। और साथ में हम सारे ही सब्जेक्ट्स लेके आ रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे चैनल के ऊपर कवर हो रहे होंगे, तुमको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर दो। हमको 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी हिट करने, और साथ में अगर तुम लोगों ने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि तुमको नोटिफिकेशंस आ जाएं। और एक और चीज तुम लोगों को बता दूं कि अगर तुम लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो @कॉर्नब्रांड जाके फॉलो कर लो। वहां पर अगर तुम कुछ मीम्स, मतलब हर वीडियो में ना कुछ मीम मटेरियल देता हूं, तो मीम मटेरियल तुमको मिले तो तुम वहां पर शेयर कर सकते हो। और @पढ़ले.in जाकर इंस्टाग्राम पे पढ़ले को भी फॉलो कर लो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। तो भैया स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखते हैं कि भैया व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? देखो, एक पॉलिनोमियल बेसिकली ना एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल भी होगा और कांस्टेंट भी होगा। ठीक है, वेरिएबल भी होगा और कांस्टेंट भी होगा। ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। जैसे कि 2x + 3। अब 2x + 3 के अंदर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास में ये 2 और 3 दोनों कांस्टेंट्स भी हैं, और ये x यानी कि वेरिएबल भी है। भाई वेरिएबल पता है ना, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसकी। मैं मन से कुछ भी रख सकता हूं। मैंने गट्टू, मैंने x की वैल्यू को गट्टू रख दिया, x = 2, x = 5, x = गट्टू, मैं कुछ भी रख सकता हूं। तो x एक ऐसा नंबर है जिसको हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे। तो x वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट भी हो गया, तो ये क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल हो गया। तो पॉलिनोमियल के अंदर एक वेरिएबल होना चाहिए और एक कांस्टेंट होना चाहिए, उसको हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, ओके। एन एक्सप्रेशन ऑफ टू और मोर देन टू algebraic terms, especially the sum of several terms that contain different powers of the same variable। मतलब कि अब मैं तुमको बताता हूं कि भैया क्या क्या पॉलिनोमियल है और क्या क्या पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कि मैं लिख दूं x, अगर मैंने सिर्फ x लिख दिया तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? भैया बोलोगे इसके अंदर कहां कांस्टेंट तो है नहीं, आप तो सिर्फ वेरिएबल है, आप तो बोलते थे कि कांस्टेंट वेरिएबल दोनों होना चाहिए। तो ध्यान से देखोगे तो ये 1 × x लिख सकता हूं मैं इसको, तो 1 × x लिख दिया तो ये क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, फिर मान लो कि जैसे मैंने 2x + 1 लिखा, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिनोमियल है इसे। ठीक है, फिर मैंने मान लो 2x² + 2 लिख दिया, तो ये x² लिखा, भले मैंने इसकी पावर बढ़ा दी तो भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल कैन कंटेन डिफरेंट पावर्स ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो ये 2x² + 2 ये भी एक पॉलिनोमियल है। सिमिलरली 2x + y, अब इसके अंदर दो वेरिएबल्स है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल के अंदर मिनिमम एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, और कांस्टेंट भी होना चाहिए, तो ये भी वेरिएबल है। मतलब ये जिसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल है। ठीक है, बाकी ये तीनों और पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। ठीक है, ये वाला भी 1 वेरिएबल में। सिमिलरली मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2x² + 3x³ + 7x + 1, तो भैया ये भी एक पॉलिनोमियल है। दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। भाई भले देखो x की पावर अलग अलग है, पर पॉलिनोमियल तो एक वेरिएबल में है ना, वेरिएबल तो सिर्फ x ही लग रहा है यहाँ पे, इसके अलावा कोई वेरिएबल है क्या? नहीं है। तो ये क्या होगा? दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स हमने देख लिया। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि मैंने लिख दिया 5, तो क्या 5 एक पॉलिनोमियल है? तुम बोलोगे भैया चलो 1x तो समझ में आ गया था कि इसके अंदर 1 कांस्टेंट है, पर इसमें आपको वेरिएबल कहां दिख रहा है? तो भैया इसके अंदर तुम वेरिएबल ऐसे देख सकते हो, 5x⁻0। किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1, तो ये हो जाता है 5 × 1 यानी कि 5। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है मेरा कि यहां पर x⁻0 यानी कि वेरिएबल के पावर, किसी भी वेरिएबल के पावर 0 लिख सकते हो। लेट्स से 7, तो 7 भी एक पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको 7y⁻0 लिख सकता था, या किसी भी वेरिएबल के पावर 0 लिख सकता था, तो वो क्या हो जाएगा? एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो भैया पॉलिनोमियल क्या नहीं है? अगर सब कुछ ही पॉलिनोमियल है तो ऐसा क्या है जो पॉलिनोमियल नहीं है? भैया देखो, वो चीजें पॉलिनोमियल नहीं है जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन होल नंबर होती है, जिसके अंदर वेरिएबल की पावर जो है वो नॉन होल नंबर होती है। जैसे कि अगर मैं लिखूं 5x⁻⁻1, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। जो वेरिएबल है ना उसकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके। पावर इंटीजर्स ही, होल नंबर क्या होते हैं? 0 से लेकर इंफिनिटी तक के इंटीजर्स, है ना। मतलब कि 5x⁻1/2 ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली 5x⁻2.5 ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली 5x² + 7x ये तो एक पॉलिनोमियल है,
पर अगर मैंने इसमें एक और वेरिएबल ऐड कर दिया जिसकी पावर कुछ उल्टी सीधी है, नॉन होल नंबर है, तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। मतलब हम देखते थे ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो सिमिलरली एक नॉन होल नंबर पावर वाला वेरिएबल या एक नॉन होल नंबर पावर वाला टर्म पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को, जो पूरे के पूरे टर्म्स है, इन सबको पॉलिनोमियल घोषित होने से मना कर देता है। तो भले ये दोनों पॉलिनोमियल थे, ये दोनों तो अच्छे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी ये एक गंदी मछली आ गई इस तालाब के अंदर, तो इसने पूरे के पूरे को नॉन पॉलिनोमियल घोषित कर दिया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्लियर इतना कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है क्या नहीं होता। तो पॉलिनोमियल के अंदर अलग अलग पार्ट्स हो सकती है वेरिएबल की, ठीक है, वो भी समझ में आ गया। अब ये देखो, ये जो इतना सारा दिख रहा है ना, ये पॉलिनोमियल को लिखने का जनरल तरीका कैसा है कि हम हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में लिखते हैं। जैसे कि पॉलिनोमियल है 5x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 9x टू द पावर 1 प्लस 5x टू द पावर 10। तो इसको लिखने का जनरल तरीका यह है कि पहले हम लिखेंगे 5x टू द पावर 10, फिर हम लिखेंगे 5x टू द पावर 4, फिर हम लिखेंगे 7x टू द पावर 3, फिर हम लिखेंगे 9x टू द पावर 1। यानी कि इस पूरे चैप्टर में, सबसे पहले तुमको बता दूं, इस पूरे चैप्टर में तुमको मेनली जो लेना देना है वो कांस्टेंट से है ही नहीं। हमारा मेन लेना देना सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की पावर से, कि भैया वेरिएबल की पावर क्या है। तो वेरिएबल की पावर के ऊपर ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। हमको कांस्टेंट कितना भी हो, 1 करोड़ 50 करोड़ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको लेना देना किससे है, हमको वेरिएबल की पावर से लेना देना है। ठीक है, तो ये चीज समझना, इसको लिखने का जनरल तरीका है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स। भले ही कांस्टेंट 1 करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एक्स के ऊपर पावर लगी हुई है वो उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमको। ये होता है जनरल तरीका। जैसे नाम लिखते हैं ना, प्रणय चौहान, मतलब पहले नाम फिर सरनेम, वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है, चलो अब अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल देख लेते हैं फटाफट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट होता है, जैसे कि 5 2 √2, ठीक है, 1/2। अब तुम बोलोगे भैया 1/2 कैसे पॉलिनोमियल हो गया यार। तो देखो, ये कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, मैंने क्या बोला, तुमको सिर्फ वेरिएबल की पावर से लेने देना है। ठीक है, जैसे तुम देखो तो 1/2x², ये एक पॉलिनोमियल है, पर x टू द पावर 1/2 पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमको सिर्फ x की पावर देखनी है, तुमको बाकी उसके आगे जो भी कथा लिखी हो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लिखा हो सब बाहर में जाए, हमको सिर्फ x की पावर देखनी है। ठीक है, तो x की पावर यहां पर 2 है तो भाई चेक हो गया, ये 1/2 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट होता है, वेरिएबल की पावर 0 होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिमिलरली जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये जो जीरो अंडा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, सिमिलरली फिर तीसरा मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, देखो पॉलिनोमियल में बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं जो कि प्लस या माइनस साइन से मतलब अलग अलग किए जाते हैं, जैसे कि x + 3। तो इसके अंदर कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए, एक तो हो गया तुम्हारा x और दूसरा हो गया तुम्हारा 3, और इन दोनों को हमने अलग किससे किया है, सेपरेट किससे किया है, प्लस साइन से किया है। ठीक है, सिमिलरली 2x² + 9 + x, ये जो है, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए, 1 2 3, मतलब हमने प्लस की साइन से जो जो सेपरेट किए हैं टर्म्स, उनको हम अलग अलग टर्म्स मानते हैं, है ना। जैसे कि अब मैं इस 2x² को देखो तो ये एक सिंगल टर्म है, इसको मैं 2 और x² अलग अलग करके 2 टर्म थोड़ी बुलाऊंगा, ये एक सिंगल टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन, अगर मल्टीप्लीकेशन में हो या फिर ऐसे 1/2 भी लिखा होता है तो भी हम उसको एक ही टर्म मानते हैं। हम अलग अलग टर्म्स कब मानते हैं, जब प्लस या माइनस साइन से जो टर्म्स है वो सेपरेटेड रहते हैं। ठीक है, तो मोनोमियल ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होता है, जैसे कि x² 3x², 5x, ये सब क्या है, मोनोमियल्स है। पर ये इसके अंदर कितने टर्म्स है, 2, तो ये मोनोमियल नहीं होगा। ठीक है, फिर बाइनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर 2 टर्म्स होते हैं, जैसे कि x + 2, x² + x। ठीक है, x + 3x, क्या ये एक बाइनोमियल होगा, नहीं, ये एक बाइनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके 4x लिख सकते हैं। तुमको एक चीज का, तुमको इस चैप्टर में सिर्फ 2 चीजों को ध्यान रखना है, एक तो ये कि तुमको वेरिएबल की पावर पे फोकस करना है हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर, मतलब वो तुमको बताऊंगा कहां का, और दूसरा ये कि तुमको सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि ये टर्म्स कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जैसे कि यहां पर देखो x + 3x, तुम एकदम से देखो तो तुमको लगेगा 2 टर्म्स है, पर एक्चुअली ऐड होकर 4x बन जाएगा और एक ही टर्म बनेगा, तो ये मोनोमियल बन जाएगा, ये बाइनोमियल नहीं रहेगा। तो बाइनोमियल कौन कौन से होंगे, जिसमें प्लस साइन से सेपरेटेड है और जिनको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, सिमिलरली ट्राइनोमियल हो गया, जिसमें 3 टर्म्स है। ठीक है, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स है। ठीक है, फिर अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, जो कि हमारा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। भैया ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो ध्यान से सुनो, मैंने तुमको क्या बोला कि भैया पॉलिनोमियल जो होते हैं उनके अंदर वेरिएबल्स होते हैं और उनकी पावर्स अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल मैंने तुमको दिया था, ये एग्जांपल मैंने तुमको दिया था, ये वाला इतना बड़ा सा, तो इसके अंदर देखो x की बहुत सारी पावर्स है, 10 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 1 भी है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो पावर जो होती है, पावर होती है, हर वेरिएबल की अलग अलग पावर है, पर एक पूरे पॉलिनोमियल की सिर्फ एक ही डिग्री होती है। वो डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। बस मतलब कि जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल बनाया ना, यहां पे इसकी डिग्री क्या होगी, अगर मुझे ये निकालने की भैया इसकी डिग्री क्या है, तो मैं देखूंगा कि वेरिएबल की पावर क्या क्या है। तो वेरिएबल की पावर 10 है, 4 है, 3 है, 1 है, पर हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 10 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 10। दैट्स इट, इतना ही है ये पूरा डिग्री का कंसेप्ट, और कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। ठीक है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल।
ठीक है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे कि अब हम कुछ देख लेते हैं यहां पर, ठीक है। देखो, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सी चीजें तुमको बताया मैंने कि पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन सबको देखो और उनमें जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री हो गई। सिंपल सी बात है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी का, x to the power 5 माइनस x to the power 4 प्लस 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री, तुम सिर्फ वेरिएबल की पावर देखो, तुमको ये कांस्टेंट आंसर से कोई लेना देना नहीं है। तो वेरिएबल की पावर तुम्हारे पास 5 भी है और 4 भी है, तो हाईएस्ट कौन सी होगी, 5, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 5, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, ऐसे बोलेंगे कि x to the power 5 माइनस x to the power 4 प्लस 3 इज, मतलब ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। सिमिलरली ये दूसरा पॉलिनोमियल है, इसके अंदर देखो y की पावर 0 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 8 भी है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 8, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई, 8, ठीक है। सिमिलरली अभी 2 देखो, तो 2 के अंदर तुम देखो कि वेरिएबल क्या है, तो यहां पर वेरिएबल एक तरीके से x to the power 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0 हो जाएगी, है ना। मतलब अगर एक ही वेरिएबल है तो हाईएस्ट पावर वही होगी जो उस वेरिएबल के, जैसे कि अगर सिर्फ 5x स्क्वायर है, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री ऑब्वियस बात है 2 ही होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर भी वही होगी जो इसकी पावर होगी, इसके अलावा कोई टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई, बहुत सिंपल। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री इज जस्ट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल और कुछ नहीं, ठीक है। चलो फटाफट एनसीईआरटी भी साथ साथ हम कर लेंगे। एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन से नहीं है। तो एक वेरिएबल में होता है पॉलिनोमियल, मतलब कि जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो देखो पहला वाला, इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है x, तो हाँ भैया दिस इज करेक्ट, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले में सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल है y, ये भी करेक्ट है। तीसरा वाले में देखो क्या है, ये इसके अंदर देखो सिर्फ t दिख रहा है हमको, पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो t है यहां पर, ये रूट t लिखा है, और रूट t क्या होता है, रूट t का मतलब होता है t की पावर 1/2, तो यहां पर जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होगी, नॉन होल नंबर हो गई, तो भैया ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तुम डिग्री तो बाहर में जान रहे हो, सॉरी डिग्री या फिर कितने टर्म्स है वो सब तो बाद की बात है, पर ये पहली बात पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसको हम बना कर देंगे भैया तुम तो पॉलिनोमियल हो ही नहीं, तो तुम निकलो यहां से पहले, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन है, चौथा वाला, इसके अंदर क्या है, y प्लस 2/y, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 2, जब भी हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं ना, तो डिनोमिनेटर वाली चीज को हम पावर -1 करके लिख सकते हैं, तो 2/y को हम 2y टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो अगर तुम देखो तो यहां पर y की पावर -1 हो गई, यानी कि दिस इज ऑल्सो नॉन होल नंबर, तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। तो कितने टर्म्स में वो तो बात की बात है, पॉलिनोमियल है ही नहीं ना, तो फिर अब इतना सोचना ही नहीं हमको, ठीक है। फिर तीसरा देखो, ये देखो, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, हाँ भैया पॉलिनोमियल तो है क्योंकि सबके 3 वेरिएबल है और तीनों की पावर होल नंबर है, पर हमसे पूछा गया है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन कौन से, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो है ही नहीं, ठीक है, 3 वेरिएबल में। चलो अब हमको कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट लिखना पता है ना कैसे लिखते हैं, कोएफिशिएंट मतलब कि उस टर्म के अंदर, यानी कि जो प्लस साइन से सेपरेटेड वाले जो टर्म्स तुमको होता है, उस एक पर्टिकुलर टर्म के अंदर उसको छोड़ के क्या क्या चीज, जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है, तो इस पूरे के अंदर हम एक्स स्क्वायर देखते हैं कौन सा टर्म है, तो बीच वाले टर्म में। अब तुम ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के क्या क्या यहां पे, एक्स स्क्वायर को छोड़ के क्या क्या यहां पे, सिर्फ और सिर्फ एक 1 जैसा देख सकते हो तुम यहां पे, भले ही 1 नहीं है पर ऐसा भी लिख सकते हैं ना, प्लस 1 एक्स स्क्वायर, तो 1 एक कोएफिशिएंट हो गया। ये हमने लास्ट ईयर भी देखा था, हमने जब बचपन में देखा था। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें निकालना है, तो एक्स स्क्वायर कहां पे, ये रहा। अब एक्स स्क्वायर को, अब जो माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, इसमें एक्स स्क्वायर को छोड़ के क्या क्या दिख रहा है तुमको, माइनस की साइन दिख रही है, यानी कि -1 दिख रहा है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला पूरा एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो π/2 एक्स स्क्वायर, इसके अंदर एक्स स्क्वायर को छोड़ के क्या क्या दिख रहा है तुमको, सिर्फ π/2 दिख रहा है, प्लस π/2 है ना, प्लस भी देख लो, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया प्लस π/2। इसके अंदर क्या है भैया, इसके अंदर एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, पर मैं ऐसा समझ सकता था कि भैया यहां पर कहीं प्लस 0 एक्स स्क्वायर लिखा होगा, तो यहां पर जहां पर वो टर्म नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा हो पर 0 के साथ में कर रहा हो, ठीक है। सिमिलरली गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 क्या हो जाएगा भैया, x टू द पावर 35 प्लस 1, दो टर्म्स है ये, बायनोमियल मतलब दो टर्म्स, और डिग्री 35 होनी चाहिए, सिंपल। एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो कुछ भी लिख दो, y टू द पावर 100 लिख दो, x टू द पावर 100 लिख दो, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब क्या लिखा है, फाइंड द डिग्री, डिग्री निकालनी है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 3, इसमें क्या है हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, इसमें क्या है हाईएस्ट पावर 1 है ना, t की पावर 1, और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 0, ठीक है। फिर अब देखो भैया लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो क्या हुआ ना कि हमने देख लिया कि डिग्री होती है अलग अलग, पर हम लोग ना बहुत, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं थी। क्या हो रहा था कि यार देखो मैक्सिमम पॉलिनोमियल जो है वो या तो डिग्री 1 में होते हैं, या डिग्री 2 में होते हैं, डिग्री 3 में होते हैं, मतलब ज्यादा में भी होते हैं, पर पॉपुलर कौन कौन से, मतलब जनरली हमको क्वेश्चंस किसके ऊपर आते हैं, 1 के ऊपर आते हैं, 2 के ऊपर आते हैं, 3 के ऊपर आते हैं, तो हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि हम बार बार बोले कि दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, दिस इज अ, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं थी, तो हमने सोचा कि काम करते हैं निकनेम दे देते हैं। तो जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, क्लास में सारे पॉलिनोमियल्स को उठा दिया हमने, दुनिया के हमने सारे पॉलिनोमियल्स को उठा दिया, और मैंने बोला कि भैया जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री 1 है सब हाथ खड़े करो, तो 1 वालों ने हाथ खड़े किया, ठीक है। तो मैंने बोल दिया आज से तुम्हारा नाम आज से लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब से हमको यही नहीं बोलना पड़ेगा कि दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, हम बस इतना सा बोल देंगे कि भैया तू एक लीनियर पॉलिनोमियल है, काम खत्म।
लीनियर पॉलिनोमियल। 2 शब्दों में 10 शब्दों का काम हो रहा है, तो फालतू मेहनत क्यों करें मुंह दुखा के, ठीक है। दूसरा, जिनकी डिग्री 2 है उनको हमने बोला भैया किन किन की डिग्री 2 है, सबने हाथ खड़ा किया। मैंने बोला कि आज से तुम्हारा नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जिनकी डिग्री 2 है वो क्या हो गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए। जिनकी डिग्री 3 है वो क्या हो गए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने ये 3-4 को है ना, शुरू के 3-4 को निकनेम दे दिया और कुछ नहीं। मतलब हमको बार बार ऐसा बोलना ना पड़े कि अरे दिस इज अ डिग्री, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इतनी फुर्सत है नहीं हमारे पास, तो हम बोलेंगे कि भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। कितना आसान होगा ऐसा बोलना, वरना हम बोलते हैं डिग्री दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3, इतना दिमाग नहीं लगाना। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है। तो लीनियर कौन कौन से हो गए, जिनकी डिग्री 1 होती है ना, ये निकनेम है, बस डिग्री 1 वालों का निकनेम है। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 वालों का निकनेम, और क्यूबिक मतलब डिग्री 3 वालों का। तो लीनियर कौन कौन से हो गए इसमें से, देखो ये वाला कौन सा हो गया, इसकी डिग्री तुमको 2 दिख रही है, ऑब्वियस सी बात है ना। हाईएस्ट पावर, सिर्फ हाईएस्ट पावर देखो, छोटी मोटी पावर नहीं, हाईएस्ट पावर जो है वो देखो, तो हाईएस्ट पावर इसकी 2 हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। इस ये हो जाएगा क्यूबिक, ये हो जाएगा अगेन क्वाड्रेटिक, ये हो जाएगा लीनियर, ये हो जाएगा लीनियर, ये भी हो गया क्वाड्रेटिक, और ये हो जाएगा क्यूबिक। इसकी डिग्री 3 है, ठीक है। अच्छा, ये तुमको तुम्हारा दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं डिग्री के बारे में। देखो अगर तुम सोचो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं हर बार कराता हूं, भाई मैं छोड़ नहीं सकता, ठीक है, ये मेरी प्रथा है, ठीक है। चलो बताओ, खुद सोचो कि ये जो मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूं इसकी डिग्री क्या होगी, प्लस 8x² माइनस 4x⁹ प्लस 6x⁹ माइनस x⁹ प्लस 7x³। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ये पूरा पॉलिनोमियल है, यहां से कंटिन्यूड है, यहां से कंटिन्यूड है, यहां से कंटिन्यूड है। इसकी डिग्री क्या होगी, फटाफट बताओ। देखो तुम देखोगे कि बोले भाई यहां पर 4 भी है, 9 भी है, 2 भी है, 9 भी है, 6 भी है, 9 भी और 3 भी है। तो ऑब्वियस बात है कि हमको 9 हाईएस्ट दिख रहा है, तो इसकी डिग्री हो गई 9, है ना, हो गई, ठीक है, हो गई 9। हाँ बहुत बढ़िया, अब कर दी तुमने गलती, ये गलत है, 9 है नहीं इसकी, ठीक है। मैंने तुम्हारे साथ मजे ले लिए, थोड़ा खेल खेल लिया मैंने तुम्हारे साथ। इसकी डिग्री 9 इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने तुमको चैप्टर के शुरुआत में क्या बोला कि 2 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखो, एक तो सिर्फ वेरिएबल की पावर पे ध्यान दो, और एक ये देखो कि चीजें जो है वो सिंप्लीफाइड है या नहीं। यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो 5x⁹ माइनस 4x⁹ माइनस x⁹ अगर मैं इन तीनों को देखूं तो ये क्या हो जाएगा, 0x⁹, है ना। 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, और 1 माइनस अगेन x⁹ कितना हो जाएगा, 0। तो x⁹ वाला टर्म तो गायब ही हो गया ना, वो तो है ही नहीं इस पॉलिनोमियल के अंदर, क्योंकि वो तो सिंपलीफाई होकर गायब ही हो गया। तो बचा क्या हमारे पास में, सिर्फ 4 बचा, 2 बचा, 6 बचा और 3 बचा। तो इसमें हाईएस्ट पावर हो गई 6, तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 6। भले इसमें 9 दिख रहा है हमको, पर इसकी डिग्री 9 नहीं होगी, इसकी डिग्री 6 होगी, ठीक है। एक और चीज, जो जीरो पॉलिनोमियल होता है ना, एक और फंडा सुनो, जो जीरो पॉलिनोमियल होता है ना, जो भी हमने देखा, उसकी डिग्री तुम 0 नहीं बोलोगे, उसकी डिग्री इनडेफिनिट होती है, ठीक है। ये देखो डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज, अच्छा यहां पर लिखा नहीं है पर हाँ ठीक है, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज इनडेफिनिट, ठीक है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, ठीक है। इतना देख ले, चलो बहुत ही बड़ा डिग्री वाला कांसेप्ट तुम्हारा पूरा समाप्त हो गया। अब देखो वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये तुमको बताना है कि भाई वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे तुमको फॉर एग्जांपल लेट से दे दिया कि कोई एक पॉलिनोमियल है p(x) इज इक्वल टू x² प्लस 9x प्लस 1, ठीक है। ये मतलब ये x², हमने इसका एक नाम दे दिया p(x), है ना। तो अब हमको मान लो इस पॉलिनोमियल की एक वैल्यू निकालनी है, और हमको बोल दिया कि इसकी फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 3, मान लो ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल में अभी वेरिएबल है x, अब हमने उस x की वैल्यू डिफाइन कर दी कि भैया x की वैल्यू 3 है, मान लो कि 3 है। अब बताओ क्या कर लोगे, तो हमको यह बताना है कि x इज इक्वल टू 3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो कोई दिमाग नहीं लगाना, जहां जहां पे x लिखा हुआ है ना वहां पे 3 पटक दो, जहां जहां पे x लिखा है वहां पे 3 पटक दो। तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 3, यानी कि अभी तक हम x को इनपुट ले रहे थे, मतलब बेसिकली p क्या है, p एक फंक्शन है जो कि हमको ये चीज दे रहा है, ठीक है। और p के अंदर हमने इनपुट डाला है x, तो ये हमको दे रहा है x² प्लस 9x प्लस 1। अगर मैं p के अंदर कुछ भी इनपुट रखूं, देखो p क्या है, एक फंक्शन है, ऐसा समझो। देखो मैंने बहुत डिटेल में बताई ये चीज, मतलब जब भी मैंने विक्ट्री बैच के अंदर पढ़ाया था तो बहुत डिटेल में बताया था, बट अभी वन शॉट है तो इसमें इतनी जरूरत नहीं हमको। देखो p ऑफ x, है ना, तो समझो कि p एक मशीन है, p के अंदर मैं कुछ भी डाल दो, p के अंदर मैंने गट्टू को डाल दिया तो वो मुझे दे देगा गट्टू का स्क्वायर प्लस 9 इंटू गट्टू प्लस 1। मतलब p को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर कौन आ रहा है, p का काम बस इतना सा है कि उसके अंदर जो भी चीज आए उसका पहले वो स्क्वायर कर दे, प्लस 9 टाइम्स इंटू मल्टीप्लाइड बाय वही चीज कर दे, प्लस 1 कर दे। p को बस इतना सा आता है, तो हमने p के अंदर x रख दिया तो उसने हमको x² प्लस 9x प्लस 1 दे दिया। अब मैं p के अंदर 3 रख दूंगा तो जहां जहां पे x है वहां पे 3 आ जाएगा, है ना। p को तो बस एक ही काम आता है, ये काम करना आता है p को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे गट्टू डालो, बिट्टू डालो, कुछ भी डाल दो, सबका सेम काम करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 3 विल बी 3² प्लस 9 इंटू 3 प्लस 1, है ना, जहां जहां x वहां पर हमने 3 लगा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 9 3 27 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 37। तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 37, ठीक है। ये ऐसे निकाल, ये क्या हो गया, ऐसे निकालते हैं वैल्यू पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो मतलब जो भी तुमको बोल रखा है, अब तुमको इसी की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 निकालनी है, तो जहां जहां पे x है वहां पे 0 रख दो। तो क्या हो जाएगा, 0² प्लस 9 इंटू 0, तो 0 प्लस 0 तो 0 हो गया, प्लस 1, यानी कि p ऑफ 0 विल बी इक्वल टू व्हाट, 1,
ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब आते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर जो कि है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज है। मैंने तुमको क्या बताया कि भाई पॉलिनोमियल की कोई ना कोई वैल्यू होती है, मतलब किसी भी, जैसे कि लेट से कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल है, लेट से एफ ऑफ एक्स ले लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स को बोल दिया एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसकी मैं एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू रखूंगा तो इसकी पूरे पॉलिनोमियल की कुछ ना कुछ वैल्यू आती रहेगी। मैंने एक्स की जगह 1 रख दिया तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, एक्स की जगह 2 रख दिया तो इसकी कुछ और वैल्यू आएगी, एक्स की जगह 3 रख दिया तो इसकी कुछ और वैल्यू आएगी। मतलब ये एक्स की वैल्यू कुछ भी रखने पर यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू आती जा रही है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो अब कोई ना कोई एक यूनिक वैल्यू एक्स की ऐसी भी होगी जो अगर मैं इसके अंदर रख दूं तो ये जो इसका आंसर आ रहा था, जो इसकी वैल्यू आ रही थी, वो मुझे 0 मिल जाए। भाई हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे कि इस केस में मैंने एक्स की वैल्यू 3 रखी तो मुझे 37 मिल गया। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखता तो मुझे 1 मिल जाता। अगर मैं एक्स की वैल्यू कुछ, देखो एक्स की वैल्यू मैंने 0 रखी है ना, तो मुझे क्या मिल गया, आंसर 1। तो ऐसे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी एक्स की जिससे हमको आंसर में 0 मिल जाए। जैसे यहां पर 1 मिला या 37 मिला, वैसे हो सकता है कि किसी एक वैल्यू पे हमको 0 भी मिल जाए। तो उस वैल्यू को, मतलब कि x की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जो हम पॉलिनोमियल पे अगर रख दें तो हमको पॉलिनोमियल का जो आंसर है, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 मिल जाती है। उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। पहली बात समझो, जीरो मतलब ऐसा नहीं होता कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो मतलब जीरो नहीं होता। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू, मतलब द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, यानी कि x की कोई ऐसी वैल्यू जो मैंने अगर रख दी तो पूरा पॉलिनोमियल मुझे 0 बन जाएगा। उसको मैं बोलता हूं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो जो होता है ना, वो कुछ और नहीं होता। जीरो सिर्फ इस वेरिएबल की ही एक वैल्यू होती है, इस वेरिएबल की एक यूनिक ऐसी वैल्यू होती है जिस पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको 0 मिल जाती है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द एंटायर पॉलिनोमियल बिकम 0, दिस वैल्यू इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। या तो तुमको वेरीफाई करना होता है कि तुमको जो वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है वो 0 है नहीं, और दूसरा होता है तुमको फाइंड आउट करना होता है कि भैया ये पॉलिनोमियल है, अब इसको 0 निकाल के बताओ क्या होगा, ठीक है। तो हमें ना इन तीन में चेक करके देखते हैं, थोड़ा सा चेक करके देखते हैं कि भैया क्या हो रहा है। तो ये हो रहा है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब हम चेक करके देखते हैं कि भैया इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 कितनी आ रही है। तो एट x इज इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 प्लस 7, है ना। 5 माइनस 3 प्लस 7, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो नहीं होगा, ठीक है, ये करेक्ट है ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2 यानी प्लस 7 यानी कि 9। तो मतलब कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 9। तो क्या ये 0 होगा इस पॉलिनोमियल का? x इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ये रखने पे वैल्यू 0 नहीं आ रही है। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। चलो वैसे अभी चलो ये तो तुमको बता दिया कि भाई वैल्यूज कैसे रखते हैं, ठीक है, वैल्यूज कैसे रखते हैं। तो ये चीज तुमको समझ आएगा कि भाई 0 क्या होता है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब तुमको है ना बेसिकली ये वाले एक्सरसाइज के अंदर तुमको इसकी वैल्यूज निकालनी, मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू 2। तो फटाफट एक एक करके बताता हूं, -1 वाला करके बताता हूं। कुछ भी नहीं करना, जहां जहां एक्स है वहां पे -1 पटक दो। और एक और चीज की, जब भी पटको तब ब्रैकेट लगा के पटकना। अगर तुमने बिना ब्रैकेट के रख दिया तो भैया माइनस की साइन यहां वहां हो जाएगी और फिर दिमाग जो है वो खुलने लग जाएगा और कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। बिल्कुल हम ऐसे उदास से बैठ जाएंगे कि भैया ये क्या हो गया। तो बस ब्रैकेट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट लगाओ, बहुत ही सुंदर दिखेगा। जो भी तुम्हारी कॉपी चेक करेंगे उनको मजा आ रहा है, ऐसी फील आएगी कि वाह क्या बच्चा यार, मतलब क्या सुंदर बच्चा है, कितनी अच्छी हैंडराइटिंग लिखी है, क्या क्या सबका ऐसा इंप्रेशन पड़ना चाहिए चेक करने वाले के दिमाग में, ठीक है। चलो तो -4, अब फिर से x है तो -1 लिख देता हूं, और x के ऊपर 2 था तो मतलब पावर 2 थी तो ये लिख दिया +3। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू -1 हो जाएगा -5, फिर -4 लिखा, और -1 का स्क्वायर क्या होगा भाई, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर प्लस हो जाता है। मतलब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव में हो जाता है। -1 का स्क्वायर क्या हो गया, +1। क्यों भाई, -1 इंटू -1 करेंगे तो -2, माइनस इंटू माइनस की साइन हो जाएगी, प्लस की साइन तो हो जाएगा +1। तो +1 हो गया, ठीक है, +1 हो गया है, +3 तो हो जाएगा -5, -4 इंटू 1 तो 4 ही होगा, +3 यानी कि हो जाएगा -9 + 3 यानी कि -6। ये चीज क्लियर है। तो मतलब कि द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1 इज -6। सिंपल है, आई बात समझ में, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब इस टाइप का दे रखा है कि p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 निकालना, तो कोई दिमाग नहीं लगाना। जैसे कि तुमको इसका p ऑफ 0 निकालना है ना, तो मतलब जहां जहां पे x है वहां पे 0 रख दो। फिर p ऑफ 2 निकालना, तो जहां जहां पे x है वहां पे 2 रख दो। कोई दिमाग नहीं, जहां जहां पे x है वहां पे वो नंबर रखते जाओ और कोई दिमाग मत लगाओ, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब हमको वेरीफाई करना है कि ये सब चीज, ये जो हमको नंबर दे रखा है कि ये दे रखा है और फिर x की वैल्यू दे रखी है, तो दिस इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट, ये हमको वेरीफाई करना है। तो कुछ भी मत करो, ये x की वैल्यू इसमें डाल के देख लो और चेक कर लो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं रख के देखता हूं भैया क्या हो जाएगा। ये p ऑफ -1/3 है ना, ये पहला वाला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ये वाला p ऑफ -1/3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1/3 +1 यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या -1 + 1 यानी कि 0। और भैया हाँ, तो x की जब मैंने वैल्यू -1/3 रखी तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल तो 0 हो गया। तो इसका मतलब यस,
-1/3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो -1/3 एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि ये रखने के ऊपर पॉलिनोमियल हमको जीरो दे रहा है, शून्य दे रहा है। ठीक है, तो लास्ट टाइम किसी ने बोला था कि मैं ना एक वीडियो, मतलब मैं कमेंट वगैरह देखता हूं तो उसमें बोला था कि मैं एसफाल्ट खेल रहा था। भाई एसफाल्ट नहीं है, स्पॉटिफाई खुला हुआ है, गाने वाने सुन रहा था मैं। ठीक है मतलब एडिट करते करते गाना लगा लेता हूं मैं, तो वो वही चल रहा है। और मैं इतना आलसी हूं कि मैं उसको चेंज भी नहीं करता कि चलो रिकॉर्ड करना तो उसको बदल लो। पर कोई नहीं, मस्त फील आ रही है तुमको ऐसे। देखो, तुमको ऐसे लेक्चरल या प्रोफेशनल फील आनी भी नहीं चाहिए कि अरे सर बहुत ही ऐसे बैठे हैं ब्लेजर पहन के, या बिल्कुल ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं कि ये एक एक पॉइंट करके। अरे तुमको ऐसे फील नहीं आनी चाहिए, तुमको लगना चाहिए कि अरे यार यहाँ तो मस्ती मजाक चल रहा है। ठीक है ये तो इनके जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं हम। चलो बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे वेरीफाई करना, ठीक है। तो सबने वेरीफाई करो। अब देखो तुम बोलोगे अरे भैया ये सब क्या लिखा है, -m/l और √3, उनको कुछ भी नहीं करना है। तुमको जितना बोला है बस उतना सा करना है कि जहां जहां पे x है वहां पे वैल्यू रख दो। तो जैसे कि ये है lx + m, तो जहां पे x है वहां पर -m/l रख दो। और अगर जीरो आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो बोल दो कि भैया जीरो है ही नहीं। ठीक है, चलो। अब एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि हमको जीरो निकालना होता है, कि फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब कि एक पॉलिनोमियल है और हमको उसके अंदर वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसपे पूरा का पूरा जो वेरिएबल है वो जीरो बन जाए, सॉरी पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाए। तो वो कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। लेट्स से कि मेरे पास में है 2x + 1, है ना, ये एक पॉलिनोमियल है। अब मुझे x के अंदर एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। ठीक है, तो मैं ट्रायल एंड एरर लगा सकता हूं, मतलब कुछ भी। देखो x की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 से लेके -इंफिनिटी तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मतलब लेजिट इट कैन बी एनी रियल नंबर, एनी नंबर। तो उस केस में मैं क्या करूं, उस केस में कैसे समझूंगा कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखो अभी मैं अगर इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन की बात करता हूं तो मुझे ट्रायल एंड एरर करके दिख रहा है कि भैया अगर मुझे जीरो लाना है तो x की वैल्यू अगर मैं -1/2 रख दूं, तो -1/2 अगर मैंने रख दी तो क्या हो जाएगा, 2 × -1/2 + 1, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 यानी कि कितना हो गया, जीरो। तो ये चीज समझ में आई। तो ये जीरो हो गया कि बोला हमने लगा हाँ भैया -1/2 से जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो चलो ये तो हमको छोटू से क्वेश्चन में समझ में आ गया। पर जहां थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन, या फिर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन है कि x + 5, तो इसका भी जीरो निकालना, तो डायरेक्टली दिख रहा है कि भैया x की वैल्यू -5 रख दो। तो -5 रख दोगे तो -5 + 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि भैया ट्रायल एंड एरर से निकाल सकते हैं। पर अगर थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, मान लो कि ये है, ठीक है, ये ऐसा कुछ है, p of x = 3x - 2, तो क्या तुम इसमें ट्रायल एंड एरर लगाते बैठोगे? या कोई लंबा क्वेश्चन है तो क्या हमको ट्रायल एंड थोड़ी लगाना, इतनी फुर्सत नहीं है कि एक एक एक्स के वैल्यू रखते जाओ और देखते जाए। तो इसका एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है भैया? तरीका ये होता है कि जो भी तुमको पॉलिनोमियल दे रखा है ना उसको जीरो ही बना दो। मतलब तुम खुद लिख दो कि भैया जीरो के बराबर है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो हमको जीरो ही देगी। ठीक है, तो मैथ्स ने हमारी तरफ एक दाव फेंका, हमने मैथ्स को बोला कि ये ले, हमने मैथ्स को गोली करा दी। ठीक है, हमने बोला कि हम डायरेक्ट जीरो से इक्वेट कर देंगे, कोई दिमाग नहीं लगाएंगे हम। तो हमने बिल्कुल दिमाग लगाया, हमने जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो से इक्वेट कर दिया पहले, क्योंकि अब जीरो से इक्वेट करने के बाद एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो तो पक्की वही आएगी जो कि हमको जीरो दे रही हो। ठीक है, तो हमने बहुत छोटा काम कर लिया। तो बस अब क्या करो, 3x = हो जाएगा 2 और x की वैल्यू हो गई 2/3। तो भाई ये जो 2/3 है, दिस विल बी अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चेक करके देख लेते हैं एक बार। तो देखो 3 × 2/3 - 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 - 2 ये कितना हो गया, जीरो। भैया जीरो आ गया तो यस दिस इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो बस तुमको कुछ भी नहीं करना है, तुमको जो वैल्यू दे रखी है उसको बस जीरो से इक्वेट कर देना है। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल उसको जीरो से इक्वेट कर देना, तुम्हारा काम खत्म। तो वहां से जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, सिमिलरली देखो अब तुम बोलोगे अरे भैया ये CA CD वाले क्वेश्चन कैसे करें, तो कुछ नहीं करो, तुमको क्या करना है, इसको जीरो से इक्वेट कर देना है। तो तुम बस बोल दो कि CX + D = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -D/C। ठीक है, तो -D/C इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चेक करके देख लो, मैं -D/C लिख के देखता हूं, C × -D/C है ना, मैं यहां पर x की जगह पे -D/C लिख रहा हूं, प्लस D, ये क्या हो जाएगा, C से C कैंसिल, -D + D, ये कितना हो गया, जीरो, शून्य। बहुत बढ़िया, चेक भी कर ले, एक नंबर, बहुत सही। चलो आगे बढ़ते हैं जीवन के अंदर। अब आते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर जो कि है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आज तक जो हमने बचपन से लेकर अभी तक किया उसी का थोड़ा सा मस्त तरीका, उसी की थोड़ी सी निंजा टेक्निक है। ठीक है, देखो जो आज तक हमने डिवीजन किया ना बचपन से लेके, हमने क्या किया भैया, हम करते थे 65/4 करते थे। तो हम क्या करते थे, पहले हम देखते थे 6 को देखते थे। तो 6 मतलब 4 से हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 मिल जाए, या 6 के सबसे नियरेस्ट जो छोटा नंबर वो मिल जाए। तो हमको पता चला कि नहीं भाई हमको 4 × 1 ही करना पड़ेगा। तो 4 × 1 हो गया 4। तो देखो बेसिकली हम क्या करते थे, यहाँ पे माइनस के साइन लगा देते थे, याद है तुमको, ये माइनस के साइन लगा देते थे। पर एक्चुअली यार वहां पर हम माइनस के साइन लगाते नहीं थे, उसको ऐसे नहीं समझो। उसको कैसे समझो कि भाई 4 × 1 तो +4 ही होगा, 4 × 1 तो +4 ही होगा, है ना। तो फिर माइनस की साइन क्यों आ गई यहाँ पे? तो हम क्या करते बेसिकली, जो भी हमको यहाँ पर मिला 4 × 1 = 4, तो हम यहाँ पर साइन पलटी कर देते हैं, अल्टी पल्टी कर देते हैं। मतलब कि अगर ये +4 है तो हम उसको पलटी करके माइनस बना देते हैं। इसलिए हम बचपन में माइनस लिखा करते थे। उसका रीजन यही है कि जो भी हमको, मान लो कि यहाँ पर -4 मिलता है तो हम पलटी करके उसको +4 बना देते हैं। तो हमको क्या करना है, तुमको यहाँ पर क्या मिला, +4 मिला, तो हमने इसकी पलटी करके माइनस कर दिया।
ठीक है, तो 6 - 4 हो गया 2। अब ये करने का हम क्या करते थे, 5 को नीचे उतार ले, सांप जैसे उतार रहे नीचे 5। अब हम 4 से अगेन कुछ मल्टीप्लाई करते थे जो कि 25 के क्लोजेस्ट हो, तो 25 के क्लोजेस्ट हो गया 4 6 24। अगेन देखो प्लस की साइन है यहां पर, तो हमने इसकी पलटी करके माइनस कर दिया, तो आ गया 1। तो यहां पर हमारे पास में क्या क्या 16 जो हो गया वो क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। 4 जो हो गया वो हो गया डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड, और ये जो हो गया ये क्या हो गया, रिमाइंडर। भैया मेरी बात सुनो, ये रिमाइंडर नहीं होता है, बहुत सारे लोग रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर मतलब याद दिलाना होता है, कि हम बोलते हैं ना एलेक्सा दीदी को या फिर गूगल को या फिर सीरी को कि सेट अ रिमाइंडर फॉर 5 PM, तो वो रिमाइंडर होता है कि रिमाइंड कर दो। ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब जो रिमेन हो रहा है, जो बच गया। आई चोज टू रिमेन एट होम, मैं घर पे रह गया, ठीक है। वैसे रिमाइंडर वो है जो कि रह गया आखिर में, इसलिए रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर नहीं होता वो, ठीक है। तो जहां भी तुमको रिमाइंडर सुनने को मिले, तुम ध्यान रखो कि वो रिमाइंडर है, रिमाइंडर अलग चीज है, ठीक है। चलो ये हो गई तुम्हारे इंग्लिश की कक्षा बाय द वन एंड ओनली प्रणय चौहान, ठीक है। चलो बहुत बार तो ऐसे डिवाइड करते थे, तो अब हमको देखना है डिवाइड करके कि भैया हम इसके अंदर कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखो कुछ भी नहीं करना, तुमको बस 2-3 चीजों को ध्यान रखना है। क्या चीजों को ध्यान रखना है कि तुमको बेसिकली आपके पॉलिनोमियल डिवाइड करना है, मतलब कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो मैंने तुमको शुरू से क्या बोला कि तुमको सिर्फ और सिर्फ डिग्री, सिर्फ और सिर्फ पावर पे फोकस करना है, वेरिएबल की। तुमको फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर 1 करोड़ लिखा हो, 2 करोड़ लिखा हो, कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क किससे पड़ता है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर ज्यादा कम कौन सी है, ज्यादा है कि कम है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखो कि बड़े पावर वाले, बड़े डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम छोटे डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। मतलब इसकी डिग्री क्या है, ऑब्वियसली 4 है, और इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो हम इसको बड़े को छोटे से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखो। तो हम क्या कर रहे हैं, बड़े को छोटे से डिवाइड कर रहे हैं। अब दिमाग में तुमको क्या लगाना है, अब तुमको एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये जो पॉलिनोमियल जिसको तुम डिवाइड कर रहे हो और जिससे डिवाइड कर रहे हो, डिविडेंड और डिवाइजर दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। मतलब कि इनकी जो पावर है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हो, 4 फिर 3 फिर 1 फिर 0 ऐसे लिखी हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखो। तो अब क्या हो गया हमारे पास में, अब देखो, अब बस इतना सा खेल खेलना है। तो तुमको क्या करना है, बस ऐसे एक बॉक्स बना देना, ठीक है। क्या लिखना है, 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, और किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 1। तो पहले तो देख लो कि भैया डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, 4 3 1 0, हाँ सही है, ये भी सही है। तो तुमको क्या करना है, इस डिवीजन के अंदर बस इतना दिमाग लगाना है कि जो तुमको पहला टर्म दे रखा है, ये तुमको इस पहले टर्म से लेके आना, तुमको बस इन दोनों टर्म से फोकस करना, बाकी सब भूल जाओ। तुमको बस कैसे भी करके x से 3x⁴ लाना। मतलब तुम पहले क्या हो रहा था कि हम 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो कि हमको 6 मिल जाए या 6 के आसपास का मिल जाए, तो हम 4 में ऐसा 1 मल्टीप्लाई करते थे। सिमिलरली तुम x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो जो कि तुमको 3x⁴ मिल जाए, तो मैं x में अगर 3x³ मल्टीप्लाई कर दूं, x इंटू 3x³ कर दूं, तो मुझे 3x⁴ मिल जाएगा ना, है ना। या तो तुम डायरेक्टली डिवाइड करके देख लो कि 3x⁴ अपॉन x, तो तुमको क्या मिल जाएगा, 3x³। मतलब कि मैं x के अंदर 3x³ अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे एग्जैक्टली ये नंबर मिल जाएगा। तो बस वही करो, तुमको बस इस नंबर से एग्जैक्टली ये नंबर लाना, और बाकी किसी भी चीज पे ध्यान मत दो। तो x से कैसे 3x⁻⁴ आ सकता है, मैं अगर 3x³ मल्टीप्लाई कर दूं तो x इंटू 3x³ हो गया 3x⁴, और ये 1 जो है इसको हम ऐसा थोड़ी ना छोड़ेंगे, इसको हम ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को भी हम सेम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो -1 इंटू 3x³ क्या हो जाएगा, ये भी लिखेंगे। भैया 1 बुरा मान जाएगा, बोलेगा कि अरे ऐसा थोड़ी होता, मैं भी तो हूं, तो थोड़ा भले तुम उसके हिसाब से नंबर ढूंढ लो, पर थोड़ा मेरा भी तो लिहाज करो, मुझे भी तो मल्टीप्लाई करो। तो हम क्या करेंगे, -1 को 3x³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा -3x³, है ना। 3x³ इंटू -1 तो -3x³। अब क्या करते हैं हम भैया, अल्टी पल्टी करते हैं साइन की। तो यहां पर प्लस की साइन थी तो ये बन गई माइनस की साइन, ठीक है। यहां पर प्लस की साइन थी तो ये बन गई माइनस की साइन। सिमिलरली यहां पर माइनस की साइन थी तो ये बन गई प्लस की साइन, ठीक है। अब क्या होगा भैया, अब देखो ध्यान से, हमने ये नंबर क्यों चूज किया, हमको x से 3x⁴ क्यों लाना है, क्योंकि हमको धीरे धीरे कम करना है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो 3x⁴ माइनस 3x⁴ है तो 0 हो गया, तो ये हमारा काम हो गया। चलो एक नंबर कट गया यहां से, हमको काटना है धीरे धीरे नंबर्स को, ठीक है। अब देखो -4x³ प्लस 3x³ क्या हो जाएगा, ये 3x³ माइनस 4x³ यानी कि -x³ बन जाएगा, है ना। अरे प्लस 3 -4 है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। तो ये -x³, फिर हम क्या करते थे, सांप की तरह सबको नीचे उतार लेते थे, तो -3x -1 हो गया। अब वापस से देखो पहले तो तुमको ये देखना है कि पावर जो है, जैसे हम पहले क्या देखते थे कि 4 जो है वो डिवाइड करते, अब जब रिमाइंडर 1 आ गया तो हमको क्या पता चला कि भाई 1 जो है वो तो 4 से छोटा है, तो हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हम कहां तक डिवाइड कर सकते थे, जब तक वो 4 के बराबर आ जाए। मतलब अगर हमको 4 भी आ गया तो भी हम डिवाइड कर देते थे, पर जहां रिमाइंडर में 1 आ गया तो हमने क्या देखा कि भैया जब रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा हो गया, यानी कि 1 जो है वो 4 से छोटा है, तो हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सिमिलरली यहां पर क्या हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, हाँ भैया कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर पावर अभी भी बड़ी है, जब तक यहां पर पावर इससे छोटी ना आ जाए तब तक हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी कर सकते हैं डिवाइड। तो मुझे x से क्या लाना है, -x³ लाना
है ना। तुम देखो कि पूरा का पूरा ऐसा कैसा टर्म चाहिए तुमको, डिट्टो ये टर्म चाहिए। तुम बिल्कुल दिमाग में लगाओ कि साइन कैसे होगी कैसे नहीं होगी, तुमको डिट्टो ये टर्म चाहिए जो पूरा का पूरा दे रखा है। तो यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर सिर्फ एक्स क्यूब नहीं, यहां पर माइनस की साइन भी है, तो माइनस एक्स क्यूब चाहिए तुमको। तो तुम एक्स में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो जो तुमको माइनस एक्स क्यूब मिल जाए। ये अगर तुमको इजी तरीके से नहीं समझ में आ पाता है तो तुम डिवाइड करके देख लो। तुम करो माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स कर दो तो तुमको मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि तुमको x के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। या फिर अगर तुम खुद ऐसा समझ के कर सकते हो तो वेल एंड गुड। तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे हम, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगेन मैं यहां पर लिख दूंगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स क्यूब, और माइनस वन इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन इंटू माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। तो बस साइन की अल्टीपल्टी कर दो, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है, ये साइन जो माइनस की थी ये प्लस की हो गई, और ये साइन जो प्लस की थी माइनस की हो गई। तो अब क्या हो गया तुम्हारे पास में, अब क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा 0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, है ना। अगेन इसको ऑर्डर में लिखो तो क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, है ना, यही बचा हमारे पास में। ठीक है, अब क्या हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं, हाँ भैया कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी यहां पर पावर बढ़ी है। तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो जो माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो ऑब्वियस बात है x इंटू माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो x इंटू माइनस एक्स करेंगे तो यहां पर माइनस एक्स लिख देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1 से माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स, फिर साइन की अल्टीपल्टी कर दी तो माइनस की साइन हो गई प्लस की साइन, प्लस की साइन हो गई माइनस की साइन, तो यहां से इसको कैंसिल कर दिया, ये हो गया 0, है ना। और माइनस 3x माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस 4x माइनस 1, माइनस 3x माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस 4x माइनस 1। क्या हम इसको अभी भी डिवाइड कर सकते हैं, हाँ भैया कर सकते हैं, क्योंकि जब तक अभी भी पावर देखो तो तुम बराबर ही हुई है ना। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो अभी भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं x के अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो मुझे माइनस 4x मिल जाए, तो ऑब्वियस बात है माइनस 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x, और माइनस 1 इंटू माइनस 4 हो गया प्लस 4, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, साइन की अल्टीपल्टी कर दो, तो जहां माइनस की साइन थी वहां प्लस की साइन बन गई, जहां प्लस की साइन थी माइनस की साइन बन गई, तो ये हो गया तुम्हारे पास में 4x से 4x कैंसिल यानी कि 0, और माइनस 1 माइनस 4 हो गया माइनस 5। तो जो यहां पर रिमाइंडर है वो तुम्हारे पास में आ गया माइनस 5। आया डिवाइड कैसे करते हैं, आया डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सिंपल। ठीक है, अब क्या हुआ जीवन के अंदर, अब ऐसा हुआ कि भैया हमको देखा कि पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन जो वो रिमाइंडर निकालने वाले हैं, कि बस तुमको रिमाइंडर निकालना है, तुमको ये पूरी कथा नहीं करनी यहाँ पे कि कैसे का डिवाइड हो। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली सब्जेक्टिव एग्जाम में, तो ये भी तुम देख लेना कि कैसे करना है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भैया हमको रिमाइंडर, अगर मान लो मुझे सिर्फ रिमाइंडर निकालना है तो मैं इतनी कहानी खेल के फिर रिमाइंडर लाऊं तो यार ये तो जम नहीं रहा। तो भैया इसका भी कुछ शॉर्टकट बताओ, है सबके शॉर्टकट चाहिए तुमको, बस सबके शॉर्टकट ही चाहिए, सस्ता रास्ता चाहिए बस। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चाहिए तुमको तो मैं देने के लिए तैयार हूं, मतलब मैंने तो नहीं, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस देखे हैं, मैं तो तुमको बस बोल रहा हूं। ठीक है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो देखो, अगर हमको डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर निकालने की एक निंजा टेक्निक होती है। मतलब तुमको बोल दिया कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ क्या आएगा, तो इतना अगर तुमको बोल दिया और तुमको सिर्फ रिमाइंडर निकालना है तो इसकी एक निंजा टेक्निक है। तुमको ये पता है कि किसको डिवाइड करना है और किससे डिवाइड करना है, तो बस इसकी एक निंजा टेक्निक है, बहुत सिंपल सी निंजा टेक्निक है। देखो, डायरेक्ट रिमाइंडर निकालने की निंजा टेक्निक क्या बोलते हैं, इस निंजा टेक्निक को हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि जो डिवाइजर है उसको 0 से इक्वेट कर दो, या फिर मतलब डिवाइजर किसी भी चीज को 0 से इक्वेट करके हम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो हमको उस पॉलिनोमियल का 0 मिल जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो एक तरीके से तुमको डिवाइजर का 0 निकालना है। डिवाइजर का 0 निकालना है मतलब कि ऐसी डिवाइजर के अंदर x की वैल्यू जिसपे उस डिवाइजर की वैल्यू 0 बन जाए, इतना। या फिर तुम अगर इतना नहीं सोचना चाहो, बस इतना सा सोचो, तुम स्टेप सुन लो कि जो डिवाइजर है उसको 0 से इक्वेट करो और जो x की वैल्यू आई उसको डिविडेंड के अंदर रख दो, बस, और कुछ मत करो। मतलब कि ये जो तुमको डिवाइजर दे रखा है इसका 0 निकालना है तुमको, तो 0 कैसे निकालते हैं भैया, x माइनस 1 का 0 क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि मैं x माइनस 1 को 0 से इक्वेट कर दूंगा, वही चीज यहां पर भी लिखी हुई है, इक्वल द डिवाइजर बाय 0। तो यहां पर से तुम्हारे पास में x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, यानी कि हमने डिवाइजर का 0 निकालना है। डिवाइजर का 0 क्या होगा, x इज इक्वल टू 1। तो अब ये जो डिवाइजर के अंदर हमको वेरिएबल की वैल्यू मिली, ये जो वेरिएबल की वैल्यू मिली मतलब कि डिवाइजर को हमने 0 से इक्वेट किया और जो वेरिएबल की वैल्यू है हमारे पास उस वैल्यू को मैं डायरेक्टली डिविडेंड के अंदर रख दूंगा, यानी कि इसके अंदर रख दूंगा। तो क्या है 3x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4, एक सेकंड इसको थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं हम इसकी। ठीक है, इसकी सफाई कर लेते हैं। क्या लिखा है भैया 3x टू द पावर 4। अभी हमको क्या रखना है इसके अंदर, x इज इक्वल टू 1 रखना है, तो x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, जहां जहां x है वहां 1 रख दिया। तो 3 1 की पावर 4 3 होगा, मतलब 1 ही होगा, फिर माइनस 4 ही होगा, 1 की पावर 1 क्यूब भी 1 ही होगा। ठीक है, फिर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 भी माइनस 3 होगा, और माइनस 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस 4 माइनस 1 यानी कि माइनस 5। अरे भैया ये तो वही रिमाइंडर है यार, ये तो जादू हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम ने जो बोला हमको कि कुछ मत करो, जो डिवाइजर है उसका 0 निकालो और उस x की वैल्यू को डिविडेंड में रख दो, तो जो आंसर तुम्हारे पास में आएगा वो तुम्हारे पास में हो जाएगा रिमाइंडर, बस दैट्स इट।
तो रिमाइंडर थ्योरम का मतलब बस इतना सा होता है। अब देखो फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, तो कुछ नहीं करना तुमको, यहां पर x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू आ गई 1, इस x की वैल्यू 1 को तुम यहां पर रख दो, तो क्या हो जाएगा 1 टू द पावर 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, 3 4, 4 माइनस 2 हो गया 2, तो इसका रिमाइंडर हो गया 2, यानी कि द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल्स टू 2। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो, अब कुछ केस ऐसा भी हो सकता है कि रिमाइंडर 0 आ जाए, और हमको पता है कि रिमाइंडर 0 कब आता है, जब हम डिवाइड करते हैं वो या तो फैक्टर हो, मतलब वो मल्टीपल हो उसका। जैसे कि मान लो अगर मैं 64 को डिवाइड करता हूं 4 से, तो रिमाइंडर क्या आता है मेरे पास में 4 1 जार 4 है ना, 2 4 4 6 जार 24 माइनस 0, तो रिमाइंडर क्या है 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए इसका मतलब कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये डिविजिबल है, यानी कि 64 4 का एक मल्टीपल है, 64 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है ना, मतलब कि 4 के टेबल में 64 आता है, इसका मतलब 64 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 64, कि जब मैं 64 को तोड़ता हूं तो उसमें मुझे 4 भी मिलता है, तो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 64, ठीक है। तो जब भी या तो फैक्टर या मल्टीपल ऐसा शब्द दिया हुआ है, वहां पे समझ जाना कि रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर एग्जैक्टली डिविजिबल ऐसा शब्द दिया हुआ है तो समझ जाओ कि रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं है ना। जैसे कि मैं 20 को 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में 5 4 20 आ जाता है, तो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि ये जो 5 है इट इज अ फैक्टर ऑफ 20, या फिर 20 से मल्टीपल ऑफ 5, मतलब कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 जब आता है, तब आता है जब हमारे पास में एग्जैक्टली डिविजिबल होता है कोई चीज, या कोई दो चीजें आपस में एग्जैक्टली डिविजिबल होती है। तो अब देखो, चेक वेदर द पॉलिनोमियल दिस इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, यानी कि हमको ये चेक करना है कि ये जो है ये इसका मल्टीपल है नहीं, यानी कि इसके टेबल में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस मैंने क्या बताया, जहां जहां तुमको मल्टीपल चेक करना है, फैक्टर चेक करना है, तो बस इतना सा ध्यान रखो कि तुम डिवाइड रिमाइंडर थ्योरम लगा दो और ये चेक कर लो कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या बोल देंगे हम कि भैया हाँ ये तो फैक्टर है या फिर ये एक मल्टीपल है। तो देखो हमेशा डिवाइड तुमको वही करना है, डिवाइड हमेशा तुम याद रखो कि जो डिविडेंड है वो हमेशा वही होगा जिसकी पावर बड़ी है या जिसकी डिग्री बड़ी है, और ये डिवाइजर है। तो हमको 0 से किसको इक्वेट करना है, छोटे वाले को, ठीक है। इसको मत कर देना, उल्टा सीधा काम हो जाएगा, इसको इक्वेट करना है। तो कुछ मत करो भैया, 2t + 1 को हम 0 से इक्वेट कर देते तो t की वैल्यू आ गई -1/2। अब t की वैल्यू जो -1/2 आई इसको मैं यहां रख दूंगा, तो 4 इंटू -1/2 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस -1/2 -1। ये जो है, अब तुम बताओ कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ। ये तुम कमेंट्स के अंदर बताओगे, टाइम स्टैम्प के साथ बताओगे, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं भैया, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का मतलब बस इतना सा है, रिमाइंडर थ्योरम ही है, पर रिमाइंडर थ्योरम में बस इतना सा कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो फैक्टर है, वेरीफाई हो गया, तो इसी को हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। तो फैक्टर थ्योरम कोई नई चीज नहीं है, फैक्टर थ्योरम सेम टू सेम रिमाइंडर थ्योरम ही है, बस ऐसा कि इस केस में रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए, तो उसको हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। करना वही है, करना सेम वही है, ठीक है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं तुमको, तो कैसे करोगे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस सबको दे रखा है। तो जैसे कि हम सिर्फ एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसको हमने इससे डिवाइड किया, तो कुछ मत करो, इससे डिवाइड करें मतलब ये डिवाइजर है तो इसका 0, या फिर ऑब्वियस सी बात है अगर तुमको डिवाइजर डिविडेंड में मुझे कंफ्यूजन होता है, तो तुमको भी अगर कंफ्यूजन होता है तो तुम बस ये देख लो कि बड़ी डिग्री किसके पास है, तो बड़ी डिग्री वाले को हम छोटी डिग्री वाले से डिवाइड करते हैं, यानी कि हमको जो भी खेले वो छोटी डिग्री वाले के साथ खेलना है, ठीक है। तो 5 + 2x को हम 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/2। बस ये -5/2 को इसके अंदर रख दो, जहां जहां पे x है वहां पे -5/2 रख दो, तो जो भी तुम्हारे पास में आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इट विल बी अ 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। सॉरी, इट विल बी अ रिमाइंडर, इट विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस डिवीजन, ठीक है। अब तुमको इस केस में ये निकालना है, ठीक है। तो तुमको कई बार ऐसा भी दे हो सकता है कि तुमको ये दे रखे हो कि भैया जो डिविडेंड है वो p ऑफ x के बराबर है, यानी कि ये x3, ऐसे p ऑफ x इस टाइप के फंक्शंस के नाम में भी दे सकते हैं। तो तुमको घबराना नहीं है, ठीक है, तुमको घबराना नहीं, तुमको सिंपल काम ही करना है, बिल्कुल लोड नहीं लेना, ठीक है। चलो, तो ये p ऑफ x हो गया, ठीक है। फिर अब g ऑफ x देखते हैं, g ऑफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस है, ठीक है। g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस है, तो तुमको क्या करना है, p ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x करना है ना, यही चीज, मतलब इसको इससे डिवाइड करना है। तो अब क्या करना है भैया, g ऑफ x को 0 से इक्वेट कर दो, ये इसको 0 से इक्वेट कर दिया, मतलब सॉरी इसको ऐसा कर दो, g ऑफ 0 निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, x माइनस a को हमने 0 से इक्वेट कर दिया, सॉरी हाँ मैंने गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, हमको 0 वैल्यू नहीं रखनी, हमको उसको 0 निकालना है ना, तो हमको g ऑफ x को 0 से इक्वेट करना है, 0 से इक्वेट करना है। तो क्या आ जाएगा, x माइनस a को हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई a, यानी कि x इज इक्वल टू a इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अब हम इस x इज इक्वल टू a को यहां रख देंगे, तो तुमको p ऑफ a निकालना है अब, ठीक है। जैसे अगर x की वैल्यू -3 आती है, या जैसे हमने इस केस में देखा कि t की वैल्यू -1/2 आ गई, तो यहां पर तुमको q ऑफ -1/2 निकालना है, तो q ऑफ -1/2 विल बी इक्वल टू रिमाइंडर, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, तो यहां पर तुमको ये निकालना है, तो p ऑफ a निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a³ माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। तो ये तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आगे चल के, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ओके, चेक वेदर दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो सेम सिंपल चीज है, जैसे मान लो इसको p ऑफ x मान लिया,
तो p ऑफ x क्या हो गया 3x क्यूब प्लस 7x, है ना, और इसको मान लो g ऑफ x मान लिया, तो g ऑफ x हो गया हमारे पास में 7 प्लस 3x, तो g ऑफ x को 0 से इक्वेट करना है, यानी कि 7 प्लस 3x को 0 से इक्वेट करना है, तो x की वैल्यू हो जाएगी -7/3। अब ये -7/3 को तुम इसमें रख दो, यानी कि इसमें यहाँ पर रख दो p ऑफ -7/3। अब ये चेक करो, अगर p ऑफ -7/3 इज इक्वल टू 0 है तो फैक्टर वेरीफाइड, अगर p ऑफ -7/3 0 के बराबर नहीं है तो इट इज नॉट अ फैक्टर, ठीक है, क्योंकि p ऑफ -7/3 क्या है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द रिमाइंडर। भाई p ऑफ -7/3 तुमको पता है क्या होगा, इट विल बी द रिमाइंडर जब भी हम डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर 0 आ गया तो बहुत बड़ा नहीं आया तो कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया, ये होता है फैक्टर थ्योरम। आगे बढ़ते जीवन के अंदर, देखो अब इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन है कि तुमको दे रखा होगा कि फैक्टर ये है और तुमको एक वैल्यू निकालनी होगी, जैसे कि तुमको वैल्यू निकालने के की अगर ये दे रखा है कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, मतलब कि तुमको ये पता है कि इसके अंदर x - 1 को अगर मैं 0 से इक्वेट करूं तो x की वैल्यू आएगी 1, तो तुमको ये पता है कि अगर मैं x = 1 इस पॉलीनोमियल के अंदर रखूं तो रिमाइंडर मिलेगा हमें, है ना भाई, अगर मैं x = 1 इस पॉलीनोमियल के अंदर रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, इसका रिमाइंडर मिलेगा डिवाइड करने पे। तो हमको ये पता है ऑलरेडी कि रिमाइंडर 0 है, क्यों, क्योंकि हमको दे रखा है कि फैक्टर है, तो तुमको बस इतना करना है कि 4 1 क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 प्लस के, ये हमको क्या देगा, ये हमको रिमाइंडर देगा, ये पूरा खेल खेलना, है ना, इससे हमको रिमाइंडर मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमने डिवाइजर को 0 से इक्वेट करके जो वैल्यू आई वो यहाँ पर रख दी, तो हमको ऑब्वियसली पता है कि रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि इससे हमको रिमाइंडर मिलेगा, तो यहाँ पर तुमको रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 4 + 3 - 4 + k विल बी इक्वल टू व्हाट, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तुमको पता है कि 0 होगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि हमको बता रखा है कि ये फैक्टर है। भाई 64 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ये हमको ऑलरेडी पता है, तो यहां पर भी हमको ऑलरेडी पता है कि ये फैक्टर है, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 4 4 - 4 हो गया 0, तो बचा 3 + k, 3 + k किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, तो k की वैल्यू आ गई -3। तो तुमको k की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने यहां पर k की वैल्यू निकाल ली, ये k की वैल्यू निकाल ली, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते जीवन के अंदर, अब देखो एक टाइप के क्वेश्चन है जिसमें तुमको फैक्टराइज करना होता है, जिसमें तुमको क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज करना बहुत सिंपल है, ठीक है, फैक्टराइज करना बहुत सिंपल है, तुमको बस ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है। पहली बात तो तुम इसको सही ऑर्डर में लिखो, फिर जो मिडिल टर्म है ना इसको तुमको ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना मतलब तोड़ना मतलब ऐसे कि दो ऐसे नंबर्स हो जिनको जब मैं ऐड करूं, मतलब जिनको ऑब्वियस बात है कि तोड़, देखो भाई सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल समझो, जैसे कि 5 है, तो 5 एक नंबर है, 5 को मैं अलग अलग तरीके से तोड़ सकता हूं, मतलब मुझे 5 को दो नंबर्स में तोड़ना है, तो मैं कैसे तोड़ सकता हूं, 1 और 4 में तोड़ सकता हूं, ठीक है, 2 और 3 में तोड़ सकता हूं, फिर -5 और 10 में भी तोड़ सकता हूं। मतलब कि देखो मैं अगर इन दोनों को इनको ऐड करते जाऊं तो मेरे पास में जो सम है अल्टीमेटली 5 आ रहा है, 1 और 4 को ऐड किया तो 5 आ गया, 2 और 3 को ऐड किया तो 5 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 5 आ गया, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारे तरीकों से मैं तोड़ सकता हूं, भाई 6 और -1 से भी तोड़ सकता हूं, 7 और -2 से भी तोड़ सकता हूं, तो ये मैं 5 को बहुत सारे तरीके से तोड़ सकता हूं। पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हर तरीके से जब मैं तोड़ रहा हूं तो डेफिनेटली सम तो 5 ही आ रहा है, पर प्रोडक्ट अलग अलग आ रहा है ना, मतलब कि मैंने मान लो कि 5 को 1 और 4 में तोड़ा, तो 1 और 4 का अगर प्रोडक्ट की बात करो तो क्या आएगा, 4 आएगा। सिमिलरली 2 और 3 का प्रोडक्ट अगर मैं करूं तो 6 आएगा, इसका प्रोडक्ट करूं तो -50 आएगा, इसका प्रोडक्ट -6 आएगा, इसका प्रोडक्ट -14 आएगा, मतलब कि प्रोडक्ट जो है जिन नंबर्स में तोड़ रहा हूं वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो हमको बेसिकली यहां पर ये देखना है कि ये जो मिडिल टर्म है ना, ये जो मिडिल टर्म है, ये जो 17x है, ये जो 17x है, इसको मैं ऐसे दो नंबर्स में तोड़ूं जिनका सम ऑब्वियसली बात है कि 17x ही हो, मतलब उसको तोड़ रहे हैं, पर जो उनका प्रोडक्ट हो वो इस फर्स्ट और थर्ड नंबर के प्रोडक्ट के बराबर हो, यानी कि फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो, यानी कि द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 6x² × 5, यानी कि 30x² के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स में तोड़ू मैं इसको कि इसका जो प्रोडक्ट है वो 30x² के बराबर हो, ठीक है। अब इसमें एक फंडा बता दो तुमको कि तुम ये x को हटा दो, मतलब x के बारे में मत सोचो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हम किसी भी जैसे कि 2x और 3x में तोड़ते हैं, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी भी टर्म को 2x और 3x में तोड़ते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो तो x² में आना है, तो x का इतना लोड नहीं है, x तो ऑब्वियसली बात है वैसे ही आएगा, तो वो x² को सोच के मत डरना कि अरे x² कैसे लाएंगे, कुछ नहीं करना, तुमको तो बस इतना ध्यान रखना है कि तुमको 17 को तोड़ना है, अभी x को छोड़ दो, 17 को तोड़ना है ऐसे नंबर में कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 30 आ जाए। तो कैसे तोड़ सकते हैं भैया, 14 और 3 में अगर मैं तोड़ूं, 14 और 3 में, तो 14 और 3 का प्रोडक्ट तो 42 हो रहा है, तो ये हमारे काम का कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको 16 और 1 में तोड़ूं तो 16 × 1 तो 16 ही हो रहा है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। पर अगर मैं इसको 15 और 2 में तोड़ूं तो 15 + 2 17 भी हो गया और 15 × 2 30 भी हो गया, तो भाई ये हमारे काम का है। तो मतलब अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसको ऐसे तोड़ दूंगा, 6x² + 15x + 2x + 5। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर मैं 15x + 2x को ऐड भी कर दूं तो भी 17x से आ जाएगा, तो कोई बुरा नहीं लगा, मतलब वही कोई चीज हुई, ठीक है, +5। तो अब क्या हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे कॉमन निकालना है, तो मैं जितनी ज्यादा चीजें हो सकती है उतनी ज्यादा चीजें कॉमन निकाल लूंगा। तो 6x² + 15x में क्या क्या कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है, क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर इसको सिंपल तरीके से देखना हो तो इसको हम ऐसे अरेंज कर देते हैं, 6x² + 2x + 15x
+5। तो अब मैं 6x² और 2x में से क्या क्या कॉमन निकाल सकता हूं? मैं पूरा का पूरा 2x कॉमन निकाल सकता हूं। तो अगर मैंने 2x कॉमन निकाल लिया तो 6x² में से क्या क्या गायब हुआ? तो 2x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगा जो 6x² आएगा, ऐसा याद रख लो, ठीक है। तो 2x में अगर मैं 3x रख देता हूं मल्टीप्लाई करने, तो 2x इंटू 3x कितना होगा? 6x²। तो जब मैंने 6x² में से 2x को कॉमन निकाला तो मेरे पास में 3x बच गया, ठीक है, प्लस 2x, मतलब ये तो 1 ही आएगा, है ना। तो अब अगर तुम चेक करना तो मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो कि 2x इंटू 3x करो तो 6x² आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और 2x इंटू 1 करो तो 2x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे टर्म में करते हैं हम सेम चीज। अच्छा, अब जब तुम यहां तक पहुंचोगे तो एक निंजा टेक्निक है। निंजा टेक्निक क्या है कि जो तुमको यहां से कॉमन मिला ना ब्रैकेट में, सेम टू सेम चीज वो तुमको यहां से भी मिल ही रही होगी। अगर वो नहीं मिली तो तुम गलत कर रहे हो, तो तुम डायरेक्टली लिख दो कि हाँ तुमको वो चीज मिल गई, मतलब कि 3x+1 ऐसे कॉमन मिल गया। तो कैसे कॉमन मिला होगा? जब हमने यहाँ पे +5 क्या होगा, तो तुम खुद देख लो, थोड़ा सा तुमको लॉजिक, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस इसमें डेफिनेटली लगेगी। ये एक वीडियो के अंदर 3-4 मिनट देख के तुम नहीं समझ सकते, तुमको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं तुमको तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो तुम चेक भी करोगे तो 5 इंटू 3 15x ही होगा, और 5 इंटू 1 1 ही होगा, 5 ही होगा। तो ये हमारे पास में काम हो गया। अब हमारे पास में पहले 4 टर्म्स थे, अब हमारे पास में 2 टर्म्स बन गए। एक ये टर्म बना, एक ये टर्म बना। भाई देखो ये टर्म एक ही हुआ ना, ये पूरा एक ही टर्म है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना। और ये ब्रैकेट वाले को भी हम इसके अंदर ही गिन रहे हैं, मतलब एक ही टर्म के हिसाब से गिन रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट में वो। सिमिलरली ये 2 टर्म्स हो गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों टर्म्स में से ये 3x+1 को कॉमन निकाल लेंगे। मतलब कि मैंने 3x+1 को इसमें से भी कॉमन निकाल लिया और इसमें से भी कॉमन निकाल लिया। तो इसमें से 3x+1 को कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? 2x बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा? 2x बचेगा। और इसमें से 3x+1 को कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? +5 बचेगा। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, मतलब कि हमने इसको इसके 2 फैक्टर्स में तोड़ दिया, ठीक है। तो अगर तुम इनको मल्टीप्लाई भी करने जाओगे ना तो तुमको यही आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने इसको 2 फैक्टर्स में कर दिया, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब ये देखो तुम्हारे पास में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के कुछ क्वेश्चन है कि तुम्हें चेक कर लो कि इनका ये रिमाइंडर बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। ये और क्वेश्चन है, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब हमको पता है कि x-1 एक फैक्टर है तो तुमको k की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन करूं, ये वाला क्वेश्चन 4th वाला, तो तुमको पता है कि x-1 एक फैक्टर है, यानी कि x-1 को कैसे करते हैं? रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, तो डिवाइजर है x-1, है ना। तो x-1 को 0 से इक्वल कर दो और x की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो तुमको बस p ऑफ 1 निकालना है, सब में p ऑफ 1 निकालना है। अगर p ऑफ 1 0 आ रहा है तो हाँ भाई फैक्टर है। नहीं p ऑफ 1 तो 0 आएगा ही ऑलरेडी, ओके, हमको दे रखा है कि फैक्टर है, तो हमको पता है कि 0 ही आना है, ठीक है। तो यहां पर भी अगर मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा? p ऑफ 1 यानी कि k इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k। अब हमको पता है कि भैया p ऑफ 1 यहां पर रिमाइंडर के बराबर होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा? k -3 प्लस k, यानी कि 2k -3। और हमको पता है कि भैया रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर ही होगा। क्यों 0 के बराबर होगा? क्योंकि हमको दे रखा है कि फैक्टर है। तो यहां पर से तुम्हारे पास में k की वैल्यू मिल जाएगी, k की वैल्यू होगी 3/2। क्लियर है इतना? आ गई बात समझ में? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं जीवन के अंदर। ओके, अब यहां से तुमको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दे रखी है, ये तो तुमको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही याद करनी पड़ेंगी क्योंकि यहां से सब याद करने वाली चीज है। मैंने जो आइडेंटिटीज अरेंज कर रखी है ना स्लाइड्स के अंदर, वो ऐसे कर रखी है कि जो कॉमन आइडेंटिटीज, जो एक टाइप की आइडेंटिटीज है, वो तुमको साथ में दिख जाए। जैसे कि ये 3 आइडेंटिटीज है, ये एक साथ दिखने वाली है। क्या है ये? a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये तुमको याद रखना। और -a - b का होल स्क्वायर भी सेम ही होगा, क्योंकि माइनस के साइन अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के साइन कॉमन ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और मैं माइनस का स्क्वायर कर दूंगा अगर, तो प्लस का ही हो जाएगा। तो अगेन अल्टीमेटली a + b का होल स्क्वायर ही मिलेगा मुझे, ठीक है। फिर ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? ये वाली आइडेंटिटीज है। फिर a + b × a - b = a² - b², ये भी तुमको याद रखनी है। तो ये सारी आइडेंटिटीज एक टाइप की थी, मैंने एक स्लाइड पे लिख दी। सिमिलरली आगे देखते हैं, फिर तीन टर्म्स वाली a + b + c का होल स्क्वायर, तो ये कैसे होगी? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। फिर अगर किसी में माइनस के साइन है तो माइनस के साइन है, तो जिस भी टर्म में माइनस के साइन है, तो जब भी तुम 2ab करोगे तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो? ये इंटू ये और ये इंटू ये करो। देखो 2ab 2bc 2ca, ठीक है। तो यहां तक तो सब सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया a का स्क्वायर भी a² होगा, b का स्क्वायर भी b² होगा, और -c का स्क्वायर भी +c² ही होगा। पर जब हम टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब 2 इंटू अदला बदली करके मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 2 इंटू a + b कितना हो गया? 2ab। फिर 2 इंटू b इंटू c कितना हो गया? सॉरी, 2 इंटू a इंटू b कितना हो गया? 2ab। फिर 2 इंटू b इंटू -c कितना हो गया? -2bc, है ना, -2bc। और 2 इंटू a इंटू -c कितना हो गया? -2c। तो जिसके पास में माइनस की साइन थी वो जहां जहां पे होगा, मतलब देखो स्क्वायर जब तक करे तब तक तो ठीक है, पर जब आगे 2ab 2bc 2c ऐसा लिख रहे थे, तो वहां पे जिस भी टर्म के आगे माइनस के साइन है, तो वो जहां जहां वो टर्म रहेगा वहां माइनस के साइन आ गए। जैसे कि यहां पर c है तो यहां पर माइनस के साइन आ गए, यहां पर भी c है तो माइनस के साइन आ गए, यहां पर c नहीं है तो यहां पर प्लस की साइन है, ठीक है। जैसे इस केस में b के पास माइनस के साइन है, तो तुम ध्यान से देखो -2ab और -2bc हुआ, और ca के पास माइनस के साइन नहीं आई, ठीक है। इस केस में a के पास माइनस के साइन है, तो a + b + c का होल स्क्वायर तब तक तो सब सेम ही रहेगा, ठीक है।
फिर इस केस में देखो a माइनस बी माइनस सी, तो माइनस बी और माइनस सी दोनों के पास में, तो जब मैं a इंटू माइनस बी करूंगा तो भी माइनस टू ए बी होगा। फिर मैं b माइनस बी इंटू माइनस सी करूंगा तो ऑब्वियस बात है कि माइनस बी इंटू माइनस सी अगर मैं करूंगा तो ये प्लस बी सी हो जाएगा ना, तो इसलिए यहां पर प्लस बी सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये याद करने का फंडा मैंने तुमको बता दिया। फिर नेक्स्ट टाइप की आइडेंटिटी क्यूब करने वाले, तो a प्लस बी का होल क्यूब हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और ये माइनस वाली आइडेंटिटी तुमको याद रखनी है। ये सारी आइडेंटिटी तुमको याद करनी है। तो याद करने का तरीका क्या है कि भैया एक पेपर पे लिखो और पेपर अपनी डेस्क पे चिपका दो, क्योंकि ये तुमको रोज रोज देखनी पड़ेगी, तुमको वैसे भी 12th तक याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन ये सारी तुमको याद होनी चाहिए। फिर ये a प्लस बी होल क्यूब की और a क्यूब प्लस बी क्यूब की और a क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो यहां पर तुम देख लो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकालोगे कि तुम a क्यूब प्लस बी क्यूब के इस साइड रखो और इन सबको इधर भेज दो, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। हमने क्या किया a क्यूब प्लस बी क्यूब, हमने ये वाले आइडेंटिटी के अंदर a क्यूब प्लस बी क्यूब को इधर रखा और इन सबको इस साइड भेज दिया माइनस के साइन लगा के, तो ये तुमको ये चीज मिली यहां पर, ठीक है। सिमिलरली a क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल सकते हो। फिर ये एक आइडेंटिटी है, इसको तुमको याद रखना है, ठीक है। ये एक कंडीशन है, ये याद रखनी है। तो ये जो भी आइडेंटिटीज है ना तुमको एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखी है, ठीक है। तो एज इट इज जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो तुम लिखो, या फिर ये जो स्लाइड्स में दिखा रहा हूं ये सब देख देख के तुम एक पेपर पे लिखो और उसको चिपकाओ अपने सामने, दिन भर दिखना चाहिए तुमको, ठीक है। चलो तो यार ये कुछ 13 टोटल आइडेंटिटीज है। तो विद दैट बीइंग सेड काफी आसानी से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मुझे पता ही नहीं था कि हम 1 घंटे से भी कम टाइम में चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो विद दैट बीइंग सेड आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। तुम्हारा पूरा पॉलिनोमियल जो है वन शॉट मैंने खत्म करा दिया है। अगर तुमको थोड़े डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स देखने तो मेक श्योर कि तुम विक्ट्री बैच में एनरोल कर लो, जो कि जिसमें मैं तुमको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, साइंस पढ़ा रहा हूं, बहुत डिस्क्रिप्टिव, मतलब कि एक चैप्टर के हम 3-4 लेक्चर देख रहे हैं। साथ में तुमको वहां पर और भी फीचर्स है, जैसे कि तुमको लाइव इंटरेक्शन मिलेगा मेरे साथ में, उसके अलावा तुमको लाइव डाउट सॉल्विंग मिलेंगे। मतलब जैसे तुम ये लेक्चर देख रहे होगे मेरा, और वहां पर तुम मतलब अलग लेक्चर्स आएंगे स्मार्ट बोर्ड पे बने हुए, तो जब भी तुमको कोई डाउट है तुम नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट पोस्ट करो। जैसे तुमने डाउट पोस्ट करके एंटर किया, तुमको वहीं कहीं हाथों हाथ उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा विद वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। साथ में तुम्हारे पास में रोज तुमको जो भी मैं लेक्चर दूंगा उस हिसाब से तुम्हारे पास में 10-12 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि उस लेक्चर के हिसाब से रहेंगे। तो तुम्हारी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। और हर वीक तुम्हारी एक टेस्ट होगी संडे को, तो हर वीक में तुमको टेस्ट भी देनी रहेगी, तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज है। और तुम्हारे पास में एक नंबर भी है जिस पर तुम कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। तो मेक श्योर कि तुम नंबर पे कॉल कर लो। वहां पर मैं तुमको मैथ साइंस पढ़ा रहा हूं, बाकी तुमको सोशल साइंस पढ़ाने के लिए शुभम मैम है और इंग्लिश पढ़ाने के लिए रुबैना मैम है। तो ये सारी चीजें तुम लोगों को देखने को मिलने वाली है विक्ट्री बैच के अंदर। तो मेक श्योर कि तुम विक्ट्री बैच भी चेकआउट कर लो। अभी हालांकि ऑफर चल रहा है न्यू ईयर वाला, तो वापस तुमको 50% डिस्काउंट अगर पॉसिबल हो तो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, या फिर तुम कॉल करके इस नंबर पे जानकारी ले सकते हो। और अगर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया @कॉन्फ्रेंस जाके फॉलो कर लो, पढ़ले को भी फॉलो कर लो, और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो विद दैट बीइंग सेड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।